Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll discuss about banking, means we'll start our discussion about banking. मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बैंकिंग की इम्पोर्टेंस को बताया था. इस वीडियो में चलिए हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जो बैंक्स को रेगुलेट करता है एक्ट. हमेशा आप देखेंगे किसी भी चीज़ में एक्ट जरूर आता है. जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट, तो कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा तो कंपनीज एक्ट. तो एक्ट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट में बनता है वो एक्ट कहलाता है. वो कानून जब पास हो जाता है, प्रेसिडेंट भी उसको साइन कर देता है, ओके कर देता है, यानी कि एक तरह से मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब उसको ओके कर देते हैं, तो वो एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है. और उसके आगे हमेशा एक ईयर लिखा रहता है, जस्ट टू इंडिकेट कि ये किस पर्टिकुलर ईयर में एक्ट पास हुआ था. So banking plays an important role in the economic development. Actually economy जो चलती है वो बैंक्स के थ्रू चलती है mainly. The Banking Regulation Act 1949 defines the term banking as accepting for the purpose of lending. यानी बैंक पैसा ले रहा है, लेकिन किस लिए ले रहा है? For the purpose of lending, उधार देने के लिए, और investment of deposits of money from the public. यानी पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, पब्लिक से पैसा ले रहा है बैंक, बट क्यों ले रहा है? क्योंकि उनको उधार देना है, या फिर उस बैंक जो है अपने पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देता है. रीपेबल ऑन डिमांड. अब जब मर्जी जाओ बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हो. पहले तो फिर भी बैंक के एक टाइम होता था, अब तो 24 आवर्स बैंकिंग हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग. अब जब मर्जी अपना पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र कर दो. एटीएम लगे हुए हैं 24 घंटे. अगर आपको कैश भी चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जाओ और अपना कैश निकाल लो, है ना. और अदरवाइज एंड विड्रॉबल का मतलब निकाला जा सकता है. कैसे? बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, और अदरवाइज. ऑर्डर माने पे ऑर्डर भी है या कोई इंस्ट्रक्शंस भी हैं. कहने का मतलब है आप अपने पैसे को बैंक में जमा कराते हो, उसको आप कभी भी वापस ले सकते हो, और बैंक्स भी जो है आपसे पैसा लेकर दूसरे बिजनेसमैन को उधार दे रहा है. तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है ना. अब इसी डेफिनेशन को नीचे तोड़कर पॉइंट वाइज समझाया गया है. ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी गई है. इट मीन्स द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग आर, नंबर 1, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ऑब्वियसली बैंक कोई सरकार का पैसा बांटने के लिए नहीं है, बैंक पब्लिक से ही पैसा लेती है. इतने सारे लोग, मान लेते हैं किसी भी एक कॉलोनी में जो नई बसी, वहाँ एक बैंक खुला. इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर 1000 फैमिलीज़ शिफ्ट कर गई. देयर इज़ अ हाई चांसेस कि उनमें से बहुत सारी फैमिलीज़, से फॉर एग्जांपल 400 to 600 फैमिलीज़ ने उस पर्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट खोला, या जहाँ कहीं भी था पहले वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया. तो इस तरह से हर ब्रांच के पास पैसा आता है, और अब वो सारे लोग अपना पैसा उस पर्टिकुलर ब्रांच में डालेंगे. दिस वे बैंक की हर ब्रांच में पैसा आता है जो ओवरऑल बैंक के पास पहुंच जाता है. सो देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. लोग जब पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पैसे को ले लेता है और उनको एक नॉमिनल इंटरेस्ट भी देता है. द डिपॉजिट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. ये तो क्लियर ही है. इसमें पब्लिक में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं. पैसा तो कंपनीज भी डालती है ना, जो बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस फर्म्स, उनका भी अकाउंट होता है. और जो इंडिविजुअल्स होते हैं लाइक राम, रहीम, महेश, उनका भी होता है. तो सबका पैसा बैंक में जमा हो जाता है. द डिपॉजिट शुड बी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक. जैसे मैंने कहा, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, या इवन एनजीओस, उनके पास भी बहुत पैसा होता है. टेम्पल्स, all kinds of entities have their bank accounts and they have lot of money with the bank. Third, the deposit should be repayable on demand. On demand मतलब जब चाहे निकाल लो. आपको ऐसा नहीं है कि कोई बैंक से परमिशन लेनी है पैसा निकालने के लिए. ऑब्वियसली अगर आप बैंक की ब्रांच से जाके पैसा निकाल रहे हैं तो एक प्रोसेस है, आपको चेक देना पड़ेगा एंड ऑल दैट. बट आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, तो यानी बैंक्स का एक बस प्रोसीजर है कि यू हैव अ प्रॉपर यूजर नेम, पासवर्ड एंड ऑल दैट, एंड देन यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीवन. आगे पढ़ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ रहा हूँ. द डिपॉजिट शुड बी रीपेबल ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ ए टर्म. एफडी का नाम सुना आपने, आगे चल के ये सब चीज़ें आएंगी. फिक्स डिपॉजिट, एफडी. तो आप जब बैंक में एफडी कराते हो, सपोज आपने 3 साल की एफडी कराई, तो बैंक आपको 3 साल के बाद वो सारा पैसा वापस करता है विद इंटरेस्ट, और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड. तो वो
कोई भी टर्म या कुछ भी एक समय के बाद आपको वो सारा पैसा मिलता है। द पर्पज़ ऑफ डिपॉजिट्स शुड बी लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। द पर्पज़ ऑफ डिपॉजिट्स शुड बी लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स, है ना। तो जो हमने डिपॉजिट्स किए हैं वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो हमने पैसा जो जमा किया वो आगे लोन की फॉर्म में बैंक बांट देगा, या हमने कोई लोन लिया है उसी का हम रीपेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली हर पर्पज़ के लिए बैंक एक तरह से बीच में है। आगे लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts money on deposits, repayable on demand, and also earns a margin of profit by lending money. अब इसको margin of profit को समझिएगा, this is a very important concept, margin of profit। ये क्या चक्कर है, बैंक आखिर इतनी सेवा दे ही क्यों रहा है, या बैंक का इतना खर्चा हो रहा है, फिर वो कमा कैसे रहा है। कभी शायद आपने, अभी तो आप छोटे हो, बैंकिंग नहीं की होगी, लेकिन जैसे अगर आप बैंकिंग करोगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कभी एक सवाल आए कि यार बैंक के अंदर इतना बढ़िया एसी वेसी लगा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं और बैंक में सैलरियाँ भी अच्छी मिलती हैं, इतना महंगी प्रीमाइसेस है, इतने महंगे कंप्यूटर सब लगे हुए हैं, और हम पैसा जमा कराते हैं और रादर वो हमें जब हम पैसा वापस मांगते हैं विद इंटरेस्ट पैसा वापस कर देते हैं। तो बैंक ने हमसे कमाया नहीं, रादर हम बैंक से कमाते हैं। तो बैंक आखिर जिंदा कैसे रहता है, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि बैंक से हम कमा रहे हैं, बैंक हमसे नहीं कमा रहा, देखने में ऐसा लगता है दूर से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की ये बात कर रहे हैं वो कहाँ से आता है। देखो, बैंक वाले आज की तारीख में 6% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं, रादर और कम होता जा रहा है। आई रिपीट, बैंक वाले अपने कस्टमर को 6% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं जब भी वो कोई FD करते हैं। और सेविंग अकाउंट में अगर पैसा जमा करते हैं, सिंपल मतलब पैसा अकाउंट में बस जमा है, कोई FD नहीं है, तो 3-4% इंटरेस्ट मिलता है। जबकि अगर हम बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं, कोई बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, 8% 9%। अब जिस आदमी ने बैंक में FD कराई, जिस आदमी ने बैंक में जमा कराया, वो नहीं निकालता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन लेते हैं। आदमी सेम है, यानी कि एक तरह से बैंक बीच में सेम है। तो जो लोग जमा करा रहे हैं उनको सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 6% इंटरेस्ट वापस कर रही है बैंक, और उसी पैसे को जिस बिजनेसमैन को लोन की ज़रूरत है उसको देके उससे 10% कमा रही है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब 4% का फ़ायदा हो गया, बस इसी से बैंक चलता है। तो अब लोग जमा कराते हैं, हजारों लोग, करोड़ों रुपए, हजारों लोग मिलके बैंक के पास करोड़ों रुपए जमा करा देता है, और बैंक उससे माना 4% भी इंटरेस्ट का प्रॉफिट कमा ले तो बैंक तो फिर प्रॉफिट में जाएगा ही ना। वो बात अलग है अगर दुनिया भर के खर्चे हों, या अब जैसे कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, लोन ले लेके भाग जाते हैं, वापस नहीं करते, तो उसकी वजह से बैंक लॉस में चला जाता है। अदरवाइज़ तो बैंक तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आप सोच ही सकते हो, लोग आके बस पैसा जमा करा रहे हैं, आगे आपने लोन दिया, उस पर से आपको इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो आपको लॉस होएगा ही नहीं, बात खत्म। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में लिखा है, बैंक स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स ऑफ पीपल। नेचुरली सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। एक आदमी की तनख्वाह सपोज 25,000 है और उसने महीने में 20,000 भी कमाए, 25,000 उसकी तनख्वाह, 20,000 भी उसने खर्च दिए, तो बाकी के 5,000 तो बैंक में डालेगा ना। दैट इज मोबिलाइजिंग सेविंग्स ऑफ पीपल। जो पैसा बच गया वो बैंक में आ जाएगा। एंड मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू द बिजनेस, और फिर वो पैसा जो बचा हुआ है जो बैंक के पास आ गया वो कहाँ जाएगा, बिजनेस में। और बिजनेस जो है फिर अपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए उसको यूज़ करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बिल्डिंग लेने के लिए, मशीन लेने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जैसे माना रूटीन का कोई खर्चा है, सपोज सैलरियाँ देनी है, नहीं है पैसे, तो छोटा मोटा लोन आदमी अपने बैंक से लेगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, यानी रूटीन खर्चों के लिए अगर लेगा बैंक से लोन तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बिल्डिंग या मशीनरी के लिए लेगा तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक्स आल्सो डील इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेटली बैंक्स के पास FD है और बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड सो ऑन, एंड प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। नेचुरली बैंक्स की जितनी भी सर्विसेज है वो फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड है, तो ऑल द सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके बारे में हम धीरे धीरे अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स पर।